क्लास 7 का चैप्टर 4 साइंस का करते हैं हीट। हीट सब जानते हैं, हीट क्या है, गरम कितना है चीज़। लेकिन अगर हम देखें, हाथ हमारा ठंडा हो तो एक पानी को टच करके हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा गर्म है, और अगर गर्म हाथ हो तो वही हमें थोड़ा ठंडा लग सकता है। एक एक्सपेरिमेंट दिया है इसके अंदर, लेसन के अंदर, कि आप दो बीकर्स में पानी ले लें, एक में गर्म हो एक में ठंडा। अपना राइट हैंड डाला गर्म में, लेफ्ट हैंड डाला ठंडे में, ठीक है। थोड़ी देर तक रखा, फिर उसके बाद नॉर्मल वाटर में दोनों को डाला, तो जो ठंडे पानी में हाथ होगा उसे वो पानी गर्म लगेगा, और जो गर्म पानी में हाथ हमने डिप कर रखा था राइट हैंड, वो उसको पानी को ठंडा फील करेगा। यानी आप ही के दोनों हाथ हैं, एक जो ठंडे पानी में डिप्ड था उसे वही गर्म पानी लगेगा, दूसरा हाथ जो कि गर्म पानी में डिप्ड था उसे वो ठंडा लगेगा। यानी कि हीट, जब भी हम हीट की बात करते हैं तो वो एक कंपैरिजन होता है कि कोई ग्लास उठा के मिल्क ऑफ ग्लास को कह सकता है ये तेज़ गर्म है, उसी को कोई दूसरा कह सकता है ये ठंडा है। इसलिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, हमें डिग्रीज़ की, उसे टेम्परेचर को मेजर करने की ज़रूरत पड़ती है। मेजर करने के लिए टेम्परेचर को हमारे पास थर्मामीटर होते हैं। एक है क्लिनिकल थर्मामीटर जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर लेता है, दूसरा है लेबॉर्ट्री थर्मामीटर जिसके अंदर हम केमिस्ट्री लैब वगैरह में कि कितना हीट पहुंच गई, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये चेक करने के लिए लेबॉर्ट्री थर्मामीटर यूज़ करते हैं। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सी से लेके 42 डिग्री सी तक होता है, सेल्सियस, राइट। तो इसको जो हमारा थर्मामीटर है वो 37 डिग्री से लेके 42 डिग्री सी तक ही इसका रेंज होती है। इससे थोड़ा कम भी होता है तो, लेकिन इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करता, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कभी भी 42 डिग्री से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। क्लिनिकल का तो ये हो गया, लेबॉर्ट्री थर्मामीटर में -10 डिग्री से लेके 110 डिग्री सी तक टेम्परेचर नोट कर सकता है वो, राइट। अब क्लिनिकल थर्मामीटर, इसके अंदर यहाँ मर्करी स्टोर्ड होता है। ये इसका बल्ब है, बल्ब के अंदर मर्करी स्टोर्ड है। मर्करी ही क्यों? क्योंकि मर्करी को अगर हम थोड़ी सी हीट देते हैं तो वो जल्दी एक्सपैंड करता है। मर्करी यहाँ पे है और एक ये पतली सी ट्यूब जा रही है, तो जितना एक्सपैंड करता है ये वहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। इससे पता चल जाता है टेम्परेचर कितना है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर, एक्सपेंशन उतना ज़्यादा स्प्रेड करके ये दूर तक पहुँचेगा। अब इसके अंदर ये किंक है, किंक मतलब ये ट्यूब ने एक टर्न क्यों लिया, स्ट्रेट क्यों नहीं है। ये टर्न इसलिए लिया क्योंकि जैसे टेम्परेचर किसी का लिया, उसके बाद अगर देखने में जैसे टाइम लग रहा है तो वो वापस चलना ना शुरू कर दे। अगर सर्दी के दिन है, ज़्यादा ठंडा एनवायरनमेंट बाहर है, तो मुंह से निकालने के बाद अगर उसको ऐसे होल्ड कर लिया तो वो नीचे वापस ना ट्रैवल करने लग जाए, वापस अपनी जगह पे ना आने लग जाए। किंक होने की वजह से हमें थर्मामीटर को ऐसे शेक करके वापस इसका मर्करी बल्ब के अंदर लाना पड़ता है, राइट। तो इस किंक का ये फ़ायदा है कि जहाँ तक टेम्परेचर पहुँचा होता है, जहाँ तक मर्करी पहुँचा होता है, वो वापस नहीं आने पाता जब तक हम इसको रीड नहीं कर लेते। रीड करने के बाद वापस हमें इसे शेक करके लाना होता है। अब ये तो हो गई थर्मामीटर की बात। हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है? हीट अगर ट्रैवल कर रही है, लाइक एक स्पून को अगर आप गैस के ऊपर ऐसे रख के गर्म कर रहे हैं, तो किस तरह से इसका ये एंड तक कैसे गर्म होगा? पहले यहाँ के मॉलिक्यूल्स हीट अप होंगे, वो अपने साथ वाले मॉलिक्यूल्स को गर्म करेंगे, उससे नेक्स्ट मॉलिक्यूल हीट अप होंगे। इस तरह से हीट पास ऑन होते 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 और यहाँ तक पहुँचेगी। यानी सबसे पहले ये हिस्सा गर्म होगा, फिर ये इस तरह से। इसका एक्सपेरिमेंट एक लेसन के अंदर भी दे रखा है कि उसके अंदर वैक्स से कुछ ड्राइंग पेन्स चिपका रखी हैं, मेटल को गर्म करते हैं, तो पहले ये वाली पेन गिरेगी, फिर सेकंड ये इससे ये शो होता है कि सबसे पहले जहाँ से हीट पास ऑन होना शुरू होती है यहाँ सबसे गर्म है, फिर ऐसे इस तरह से हीट ट्रैवल करती है आगे, राइट। दिस प्रोसेस जो पास ऑन करने का प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन।
कंडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स अपने साथ वाले मॉलिक्यूल्स को गर्म करते जाते हैं और हीट इस तरह से ट्रांसफ़र होती जाती है आगे तक। हीट ट्रांसफ़र का दूसरा मोड है कन्वेक्शन। ट्रांसफ़र ऑफ हीट एक और तरीके से होती है कन्वेक्शन जिसे कहते हैं। कंडक्शन में तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल पास ऑन होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल हीट ले लेता है, जैसे इस तरह का एपरेटस है, इसके अंदर वाटर है, यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स हैं। पोटेशियम परमैंगनेट किस लिए लिया, ताकि पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो कलर देता है। कलर से हमें वाटर का मूवमेंट पता चल जाएगा कि पानी किस तरफ चल रहा है, राइट। हमने ये फ्लास्क लिया, वाटर लिया, इसके अंदर ये पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल बड़े ध्यान से डाल दिया कि वो मिक्सअप ना होने पाए, अभी अनडिस्टर्ब रहे। इसके बाद यहाँ पे कैंडल अगर जलाई तो हीट अप, यहाँ के मॉलिक्यूल जैसे ही हीट अप होंगे वाटर के, वो ऊपर उठेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे, नए मॉलिक्यूल्स साइड से नीचे आते जाएंगे, हीट लेके वो ऊपर जाते जाएंगे। इस तरह का प्रोसेस चलता रहेगा जब तक इसका पूरा पानी हीट अप नहीं हो जाता। कलर का मूवमेंट हमें शो करेगा कि किस तरह से पानी हीट अप होके ऊपर मूव कर रहा है। कलर, ये पोटेशियम परमैंगनेट हमने यूज़ इसीलिए किया ताकि कलर आ जाए, अदरवाइज वाटर तो कलरलेस है, उसका मूवमेंट हमें दिखाई नहीं देगा। कलर यूज़ करने से पोटेशियम परमैंगनेट का हमें वाटर का मूवमेंट बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करते हुए इस तरह से कलर में नज़र आ जाएगा हमको। ये प्रोसेस है कन्वेक्शन। हीट ली और ऊपर चले गए, दूसरे मॉलिक्यूल्स आए, उन्होंने हीट ली, वो ऊपर चले गए। हर मॉलिक्यूल अलग अलग अपनी हीट लेके जब तक पूरा गर्म नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस चलता है। दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। इस तरह से एयर भी हीट अप होती है। जब धरती बहुत गर्म हो जाती है, एयर उसके पास की हीट अप हो जाती है और वो ऊपर की तरफ उठती है, उसकी जगह लेती है ठंडी हवा, फिर वो गर्म होती है, फिर वो ऊपर की तरफ उठती है। इसी कन्वेक्शन के कारण दो तरह की ब्रीज होती है, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। सी ब्रीज दिन के टाइम चलती है, समुद्र के किनारे के इलाके में, जैसे सी ये है, डे टाइम है, सूरज की गर्मी से ये पानी गर्म होगा पहले या लैंड गर्म होगा, लैंड गर्म होगा पहले, तेज़ी से सैंड गर्म होती है, इसलिए ये पानी ठंडा रहेगा एज़ कम्पेयर टू द लैंड। तो क्या होगा, यहाँ से हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठेगी। ये एरोस शो कर रहे हैं कि हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ रही है। यहाँ से एयर अगर ऊपर की तरफ गई तो इसकी स्पेस लेने के लिए समुद्र की तरफ से ठंडी हवा इस तरफ आती है। ये ठंडी हवा आके फिर ये गर्म होगी, फिर हीट अप होगी। इस तरह से ये सर्कुलेशन चल जाता है। ऊपर गई, ठंडी होके वापस इधर आती है और फिर यहाँ से ठंडी इस तरफ चलती है। ये है सी ब्रीज। इसीलिए कोस्टल एरियाज़ में कभी भी एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं होता कि बहुत ज़्यादा हीट हो, क्योंकि दिन के टाइम हीट जब हो जाता है लैंड तो यहाँ से हवा ऊपर उठती है और सी की तरफ से ठंडी हवा आ जाती है, क्योंकि वाटर जो है वो बहुत देर में गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू लैंड। रात के समय उल्टा होता है, नाइट टाइम में सी ब्रीज की बजाय लैंड ब्रीज चलती है। किस तरह से कि लैंड जैसे गर्म भी जल्दी होता है तो ठंडा भी लैंड जल्दी होता है। रात के समय जब सनशाइन ख़त्म हो जाती है तब यहाँ पे लैंड ज़्यादा ठंडा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू सी वाटर। सी वाटर ने पूरे दिन जैसे गर्मी ली है तो वो उसको सस्टेन करेगा। पानी को ठंडा होने में टाइम लगता है, लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये पानी ज़्यादा गर्म है, तो इसके ऊपर की एयर गर्म होके ऊपर उठेगी और फिर लैंड की तरफ से सी की तरफ हवा चलती है, ठंडी हवा। इसको हम कहते हैं लैंड ब्रीज, राइट। कन्वेक्शन के कारण ये दोनों होते हैं। इसको हम लेसन में अच्छे से समझ लेंगे। लास्ट में लेसन में आएगा कि वुलन क्लोथ्स क्यों हम यूज़ करते हैं विंटर में। वूल जो है फ्लफ़ी होती है, उसके अंदर एयर ट्रैप्ड होती है, एंड एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट जो बॉडी हीट को वो एस्केप नहीं करने देती है वुलन स्वेटर्स वगैरह, इस वजह से हम वुलन कपड़े पहनते हैं। एक और रीज़न है, जैसे सर्दी और गर्मी के कपड़ों में कलर में डिफरेंस का। गर्मी में लाइट कलर्ड कपड़े पहने जाते हैं, सर्दी में डार्क कलर्ड। रीज़न उसका ये होता है कि लाइट कलर जो है वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं हीट को और डार्क कलर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये है ये लेसन, हम करते हैं इसे बुक से।
In chapter 3, you learned that woolen clothes are made of animal fibers. हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि वुलन क्लोथ्स बने होते हैं एनिमल फाइबर से. यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर. कॉटन जो है वो प्लांट पे उगता है, वो प्लांट फाइबर है. वी वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड. जब ठंड होती है तो हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. वुलन क्लोथ्स हमें वार्म रखते हैं. वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज हॉट. जब हॉट होता है तो हम हॉट वेदर होता है तो हम इसमें कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं और लाइट कलर के. These give us a feeling of coolness. उससे coolness की फीलिंग आती है. You might have wondered why particular types of clothes are suitable for particular season. अब ये particular type के clothes क्यों particular season में चलते हैं, है ना? तो in winter you feel cold inside the house. Winter में ठंड लगती है. If you come out in the sun, सूरज में जब निकल के आते हैं you feel warm. In summer you feel hot even inside the house. और समर के अंदर इतनी तेज हीट होती है सन की कि हाउस के अंदर होते हुए भी गर्मी लगती है. हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड? अब ये हीट और कोल्ड का जो सेंसेशन होता है, जो हमें क्लाइमेट में पता चलता है, सीजन्स में पता चलता है, तो ये हॉटनेस कोल्डनेस ये है क्या? हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज? कितना हॉट या कोल्ड कोई ऑब्जेक्ट है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इस चैप्टर में हम इन्हीं चीजों के क्वेश्चन के आंसर्स देखेंगे. हमारे डे टू डे लाइफ में वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं हमारे सामने. सम आर हॉट, सम आर कोल्ड. जैसे टी इज हॉट, आइस इज कोल्ड. लिस्ट बना सकते हैं हम ऑब्जेक्ट की जो हम ठंडा या गर्म जो होते ही हैं. जैसे आइसक्रीम इज ऑलवेज कोल्ड, ठीक है, और टी इज ऑलवेज हॉट, बट जैसे आइस टी आती है वो दूसरी है, वो कोल्ड टी है. डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट, है ना. हर एक चीज को छू कर पता लगाने के लिए बी केयरफुल कि कहीं ऐसा ना हो कि हाथ जल जाए. बी केयरफुल बाय हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव. वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड व्हाइल सम आर हॉट. ठीक है, कुछ हॉट होते हैं, कुछ कोल्ड होते हैं. यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स व्हाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स. हम कंपैरिजन करते हैं कि इससे ये गर्म है या इससे ये ठंडा है. हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर? एक से दूसरा कौन सा हॉट, ज्यादा हॉट है, कितना हॉट है, कितना डिफरेंस है इनकी हीट में. तो ये कैसे हम सेंस ऑफ टच से रिलाय कर सकते हैं. कई बार क्या होता है हमारा सेंस ऑफ टच भी हमें धोखा देता है. जैसे हमारा हाथ अगर जरूरत से ज्यादा ठंडा है तो हम एक हल्की सी गर्म चीज को भी अगर टच करेंगे तो वो हमें हॉट लगेगी, राइट. और अगर हाथ गर्म है तो हमें वो चीज इतनी गर्म नहीं लगेगी. अब इसके लिए, इसको प्रूव करने के लिए एक एक्टिविटी है. 3 लार्ज मग्स लिए, लेबल कर लिया उनको A, B, C. कोल्ड वाटर रखा हमने मग A में, राइट. इसमें कोल्ड वाटर है, B के अंदर हॉट वाटर है, और ये हॉट और कोल्ड मिक्स करके एक मॉडरेट पानी इसके अंदर है C के अंदर, ठीक है. अब हमने क्या किया कि नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग A. लेफ्ट हैंड को मग A में डिप किया, राइट हैंड को मग B में डिप किया, और कितनी देर तक के लिए किया? आफ्टर कीपिंग हैंड्स इन 2 mugs फॉर 2 to 3 minutes, पुट बोथ हैंड्स साइमल्टेनियसली इन मग C. दोनों हाथ निकाले गर्म और ठंडे पानी में से और मग C में रखोगे तो डू बोथ हैंड्स गेट द सेम फीलिंग? दोनों को सेम फीलिंग आएगी? नहीं आएगी. जो लेफ्ट हैंड आपका ठंडे पानी में था उसको वो पानी गर्म लगेगा, और जो राइट हैंड बी मग में जिसमें गर्म पानी था उसमें जो डाल रखा था उसको निकाल के आप मॉडरेट पानी में डालोगे, सी में डालोगे तो उसे ठंडा लगेगा, राइट. तो इसका मतलब जैसे अगर आपका हाथ ठंडा है तो वही चीज आपको गर्म लग रही है, अगर हाथ गर्म है तो वही चीज आपको ठंडी लगती है. Bujo says, my left hand tells me that water in mug is hot, C में hot है, and right hand tells me that the same water is cold. What should I conclude? इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा? इससे ये कंक्लूजन निकलेगा कि हम अपने टच, ये सेंस ऑफ टच के ऊपर हमेशा रिलाई नहीं कर सकते. That is why we need something to measure the temperature of an object. वो क्या होता है? थर्मोमीटर. Bujo's confusion shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold.
क्योंकि हम हमेशा इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते कि हमारा हाथ सही बता रहा है या गलत बता रहा है। समटाइम्स इट में डिसीव अस, कभी कभी वो धोखा दे सकता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे ग्राउंड वाटर होता है, तो गर्मी में जब हैंडपंप से या ट्यूबवेल से पानी निकाला जाता है तो वो ठंडा लगता है कि वो अंडरग्राउंड वाटर जो है वो ठंडा है। और जब सर्दी के टाइम में पानी निकाला जाता है उसी ट्यूबवेल से या हैंडपंप से, तो वो लगता है कि गर्म है। जबकि फैक्ट ये होता है कि ग्राउंड वाटर हमेशा 27 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो क्योंकि गर्मी में गर्म एनवायरनमेंट है, तो वो मतलब टेम्परेचर जो है वो 40 टच कर रहा है। उस टाइम पे अगर 27 डिग्री का पानी निकाला जाए तो 40 के कंपैरिजन में वो 27 डिग्री ठंडा लगता है। और सर्दी के टाइम में जब टेम्परेचर 4 डिग्री 6 डिग्री ऐसे चल रहा है, उस टाइम पे वो 27 डिग्री ही गर्म लगता है, राइट। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि ग्राउंड वाटर इज ऑलवेज 27 डिग्री सी हॉट, और अगर हम उसको सर्दी में देखें तो वो हमें गर्म लगता है, गर्मी में देखें तो ठंडा लगता है। तो इसलिए हम एनवायरनमेंट में क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें फील कैसा हो रहा है। तो फिर इसका मतलब देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज। तो सच में एक ऑब्जेक्ट कितना गर्म है कैसे पता चलेगा? A reliable measure of the hotness of object is its temperature. किसी चीज की हॉटनेस कितनी है उसके लिए टेम्परेचर। इस टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। इसके लिए हम टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, और टेम्परेचर किस डिवाइस से यूज मेजर होता है? थर्मोमीटर से। अब मेजरिंग टेम्परेचर, हाउ हैव यू एवर सीन थर्मोमीटर? थर्मोमीटर तो देखा ही होगा। रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर, किसी को भी फीवर होता है तो टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर। वो थर्मोमीटर कौन सा होता है? जो हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है, दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। उसे बड़े ध्यान से देखो। तो इफ यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक वन शोन इन फिगर 4.2। 4.2 में ये दिखा रखा है, इस तरह से दिखाई देता है। थर्मोमीटर के अंदर consists of a long narrow uniform glass tube। ये glass tube है। It has a bulb at one end। ये बल्ब है एक एंड पे। This bulb contains mercury। इसके अंदर mercury है। Outside the bulb a small shining thread of mercury can be seen। यहाँ से एक पतला सा thread of mercury दिखाई दे सकता है। If you do not see the mercury thread, अगर mercury का thread नहीं नजर आता तो थोड़ा सा रोटेट करो थर्मोमीटर को, तो till you see it, तुम्हें वो दिखाई दे जाएगा। You will also find a scale on the thermometer। थर्मोमीटर के ऊपर ये जो मार्क्स लगे हुए थे, दिस इज कॉल्ड स्केल। ये स्केल है, मार्किंग्स जो है। द स्केल वी यूज इज सेल्सियस स्केल। ये टेम्परेचर हम किस यूनिट में मेजर कर रहे हैं? सेल्सियस स्केल में। इंडिकेटेड बाय डिग्री सी। डिग्री सी से दिखाते हैं इसको। Bhujo wondered which are the two scales shown in 4.2 he should read. Paheli told him that India has adopted Celsius scale and we should read that scale। इसके अंदर सेल्सियस स्केल भी होता है, फ़ारेनहाइट स्केल भी होता है। ये दोनों में से सेल्सियस स्केल जो है इंडिया में माना जाता है, इसलिए हमें सेल्सियस स्केल पे से इसको देख सकते हैं हम। द अदर स्केल विद रेंज 94 to 108 डिग्रीज इज द फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में 94 से 100 डिग्री मार्क्ड होता है हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर। इट वॉज इन यूज अर्लियर हम इसको फ़ारेनहाइट में देखा करते थे। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सी टू 42 डिग्री सी। टेम्परेचर जो क्लिनिकल थर्मोमीटर में होता है वो 35 डिग्री सी से लेके 42 डिग्री सी होता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर यहाँ कम से कम 35 डिग्री सी जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा 42 डिग्री सी, इससे अब नहीं जा सकता, इसलिए इसकी रेंज बस इतनी ही है। एक्टिविटी में reading a thermometer, how to read a thermometer। Let's learn how to read a thermometer first। Note the temperature difference indicated between two bigger marks। Also note down the number of division। उसके अंदर number of divisions देख लो। जैसे किसी भी ये इस तरह के स्केल में हम देख सकते हैं 37 से 38, 36 से 37 के बीच में ये 10 डिविजन्स हैं। अगर 10 डिविजन्स हैं तो ये एक एक पॉइंट जो है ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ये बीच वाला है, फिर 0.6, 7 इस तरह से होता है। अगर मार्क्स इस तरह से लगे हों कि टोटल 5 मार्क्स लगे हों बीच में, तो इसका मतलब 0.2, 0.4, 0.6 इस तरह से। शोन बाय स्मॉलर मार्क जो होते हैं
उससे हम अंदाजा वो बता सकते हैं कि ये कितना है बिटवीन दीज मार्क्स। सपोज करो कि बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिवीजन बिटवीन देम। बड़े डिग्रीज के बीच में 5 डिवीजन अगर हैं तो हमारे स्मॉल डिवीजन कितना रीड करेगा, 1/5 यानी 0.2 डिग्री सी। वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्यों धुलना चाहिए कि थर्मोमीटर लगाते में ही किसी को कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स। उसको फर्मली पकड़ के कुछ जर्क्स दे सकते हैं, झटके से कर सकते हैं। उससे क्या होता है, जर्क्स विल ब्रिंग लेवल ऑफ मर्क्यूरी डाउन। मर्क्यूरी ऑलरेडी अगर ऊपर तक गया हुआ है तो वो नीचे आ जाएगा। एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सी। पक्का कर लो कि 35 डिग्री सी से नीचे चला गया कि नहीं। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का बल्ब लेके अंडर योर टंग के नीचे लगा लो। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट। 1 मिनट बाद थर्मोमीटर को बाहर निकालें एंड नोट द रीडिंग्स। रीडिंग इसको नोट कर सकते हैं। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी टेम्परेचर है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट। टेम्परेचर लिखते में हमेशा उसकी यूनिट साथ में लगाओ, डिग्री सी। What did you record as your body temperature? क्या टेम्परेचर नोट किया वो आप देख सकते हैं। The normal temperature of human body is 37 डिग्री सी। अगर कोई नॉर्मल है, किसी को फीवर नहीं है, तो नॉर्मल टेम्परेचर आता है 37 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट। हमेशा जो है टेम्परेचर उसकी यूनिट के साथ ही लिखना चाहिए। पहली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर। She got worried as it was not exactly 37 डिग्री सी। कई बार ऐसा होता है कि बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा इधर उधर होता है, 37 डिग्री सी से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा आ सकता है, बट नॉर्मली हेल्दी लोगों का 37 डिग्री सी होता है। लेट्स ट्राई टू अश्योर पहली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हर। तो इसके अंदर एक एक्टिविटी दी है 4.3 में कि कुछ फ्रेंड्स का ले लो, एटलीस्ट 10 का बॉडी टेम्परेचर ले लो। तो इस तरह से अगर आप टेबल बनाएंगे 10 लोगों की तो थोड़ा सा डेविएशन आएगा। क्लिनिकल थर्मोमीटर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज एन टेबल 4.2 और टेबल में उसके रिकॉर्ड कर ली। इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सी। 10 लोगों का टेम्परेचर लिया, क्या सबका 37 डिग्री सी आया? द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सी। हर एक का 37 डिग्री सी जरूरी नहीं है कि हो। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर, थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम हो सकता है। Actually, what we call normal temperature is average body temperature of a large number of healthy persons. ज्यादा हेल्दी लोगों का एक लार्ज नंबर जिनकी एवरेज 37 डिग्री आती है, इसलिए हमने उसको ले रखा है कि ये एवरेज हेल्दी लोगों का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सी रहता है। A clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only. क्लिनिकल थर्मोमीटर से सिर्फ ह्यूमन बॉडी का ही टेम्परेचर हम ले सकते हैं। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सी और बिलो अबव 42 डिग्री सी। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सी से नीचे नहीं जाता और 42 डिग्री सी से ऊपर नहीं जाता। यही रीजन है कि थर्मोमीटर की रेंज जो है 35 डिग्री से 42 डिग्री सी तक की ले रखी है। बूझो गॉट नॉटी आइडिया, ठीक है। He wanted to measure temperature of hot milk using clinical thermometer. ये बूझो चाहता है हॉट मिल्क को नाप ले कि कितना टेम्परेचर है क्लिनिकल थर्मोमीटर से। दिस इज रॉन्ग ना। इससे क्या हो सकता है, थर्मोमीटर बर्स्ट हो सकता है क्योंकि वो एक्सपैंड करेगा जरूरत से ज्यादा तेजी से, तो मर्क्यूरी एक्सपैंड करेगा तो वो बर्स्ट हो सकता है। पहली स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग सो। कॉशन यहाँ पे दे रखा है, डू नॉट यूज क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अलावा किसी भी चीज का टेम्परेचर लेने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज नहीं करना चाहिए। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग थर्मोमीटर इन सन और नियर फ्लेम। सन में या नियर फ्लेम इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि ह्यूमन बॉडी से ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा उसका और इट में ब्रेक और वो टूट सकता है। नाउ वी कम टू लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, तो उस सबको मेजर करने के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स? फॉर दिस पर्पस देयर आर अदर थर्मोमीटर्स। वन सच थर्मोमीटर इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर, राइट। और चीजों के लिए आता है। द टीचर विल शो यू दिस थर्मोमीटर, लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। इसमें से हम देख सकते हैं कि हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर ये क्या मेजर कर सकता है। ऊपर इस बॉक्स में देख, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर यूज होते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स ऑफ द प्रीवियस डे
देखो, एक होता है जो मौसम विभाग होता है, उसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर नोट किया जाता है कि पिछले दिन कितना रहा था। तो वो एक स्पेशली डिजाइन थर्मोमीटर होता है जो जहां तक मैक्सिमम रेंज जाती है वो उसको नोट कर लेता है, और जहां मिनिमम टेम्परेचर जाता है वो उसको भी नोट कर लेता है। तो इस तरह के टेम्परेचर नापने वाले को हम कौन सा थर्मोमीटर बोलते हैं? मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, क्योंकि वो दोनों तरह की वैल्यूज नोट कर लेता है, जितना मैक्सिमम गया होता है और जितना मिनिमम गया होता है। तो ये वेदर रिपोर्ट्स में यूज होता है, मेजर्ड बाय थर्मोमीटर कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। अब हमने इसमें देखा ये रेंज इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर की -10 डिग्री से लेके 110 डिग्री सी तक की होती है। एज यू डिड इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, फाइंड आउट हाउ मच स्मॉल डिवीजन ऑन दिस थर्मोमीटर रीड्स। इसके अंदर भी हम दे सकते हैं कि छोटी रीड कितनी कर रही हैं। जैसे ये 3 और 4 के बीच में पूरे 10 डिविजन्स हैं, तो अगर ये इधर आए तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 ऐसे हर एक 0.1 का है। अगर यही डिविजन्स 5 डिविजन्स दे रखे हो तो 3.2, 3.4, 3.6 इस तरह के होंगे। You would need this information to read the thermometer correctly. इससे करेक्टली हम पढ़ सकते हैं थर्मोमीटर को। एक्टिविटी है, टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग, dip the thermometer in water so that bulb is immersed in water but does not touch the bottom or the sides of container. आप इस टाइप के थर्मोमीटर को, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को जब हम लगाते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि बॉटम को या साइड ऑफ कंटेनर को टच ना कर रहा हो, क्योंकि हमें उस लिक्विड का थर्मोमीटर का टेम्परेचर देखना है, तो उसे थर्मोमीटर को हमें बीच में रखना होता है। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्क्यूरी इन द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के अंदर हम देख सकते हैं कि जैसे ही गर्म चीज में डाला जाएगा तो यहां से मर्क्यूरी थ्रेड की तरह ऊपर राइज करेगा। वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम स्टेडी। जब तक वो स्टेडी नहीं हो जाता तब तक वेट करो, और फिर नोट द रीडिंग्स। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। ये टेम्परेचर हमें वाटर का बता देगा। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास। हर स्टूडेंट ने कितना टेम्परेचर नोट किया वो हम पता लगा सकते हैं। बूझो, नाउ अंडरस्टैंड व्हाई क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर हाई टेम्परेचर्स। अब उसे समझ आ गया कि क्यों नहीं ये हाई टेम्परेचर हम मेजर कर सकते, बट स्टिल वंडर्स वेदर अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर हिज बॉडी टेम्परेचर। के उल्टा कि ये क्लिनिकल की बजाय ये वाला बॉडी टेम्परेचर यूज कर सकता है। आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग्स? कुछ अलग आएंगे। तो अब इसको देखते हैं एक एक्टिविटी 5 में इसका आंसर। टेक सम हॉट वाटर इन द बीकर और अ मग। हॉट वाटर ले लिया, डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर। और उसको टेम्परेचर को नोट करो। लेकिन जब टेम्परेचर नोट करना है तो उसको थर्मोमीटर को उसी बीकर में होना जरूरी है, ठीक है। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम द वाटर। वाटर में से अगर बाहर निकाला, फिर ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस नाउ, कि क्या हो रहा है। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर, जैसे ही बाहर निकालोगे वाटर से, तो लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिगिंस टू फॉल। इसका मर्क्यूरी का लेवल गिरने लग जाता है, यानी सराउंडिंग्स का थोड़ा सा ठंडा जैसे ही टेम्परेचर उसने फील किया तो मर्क्यूरी उसका वापस कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है और मर्क्यूरी लेवल गिरने लग जाता है। दिस मीन्स दैट टेम्परेचर मस्ट बी रेड व्हाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर। इसका मतलब जब वाटर के अंदर है उसी टाइम हमें उसका मेजर कर लेना चाहिए, नहीं तो हमारे पास करेक्ट मेजरमेंट नहीं आएगा। यू मे रिकॉल दैट व्हाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर, जब तुम अपना टेम्परेचर लेते हो तो यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ द माउथ टू नोट द रीडिंग। बाहर निकाल के, माउथ से बाहर निकाल के रीडिंग लोगे। कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर टेम्परेचर? नहीं ना। हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को अगर यूज करें अपनी बॉडी टेम्परेचर लेने के लिए, तो जैसे ही हम उसे अपने मुंह से निकालेंगे तो क्या होगा, वो उसका टेम्परेचर चेंज होने लगेगा। वो जो वंडर्स व्हाई लेवल ऑफ थर्मोमीटर शुड चेंज एट ऑल व्हेन द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। अब ये गिरने क्यों लगता है? टेम्परेचर चेंज जैसे ही फील करता है थर्मोमीटर, उसी तरह से वो टेम्परेचर बताने लगता है। इसलिए किसी भी चीज का टेम्परेचर लेना है लेबोरेटरी थर्मोमीटर से तो उसको उसके अंदर ही होना चाहिए। इसीलिए बॉडी टेम्परेचर हम उससे नहीं ले सकते। Obviously, it is not convenient to use laboratory thermometer for this purpose. इसीलिए बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर सही नहीं है। Why does the mercury not fall or rise in the clinical thermometer when taken out of mouth?
अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर का तो मर्क्यूरी ऊपर नीचे हो जाता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर का टेम्परेचर जैसे हम मुंह से बाहर निकालें और थोड़ी देर बाद देखें तो चेंज क्यों नहीं होता। ऑब्जर्व द क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन, उसको ध्यान से देखो तो एक किंक नजर आएगा नियर द बल्ब। बल्ब के पास एक किंक होता है, एक टर्न जा रहा होता है। उस टर्न की वजह से क्या होता है कि थर्मोमीटर में यहां से मर्क्यूरी राइज तो कर सकता है, वो वापस ट्रेवल नहीं कर सकता, वापस आके इसके अंदर नहीं गिर सकता। इसी के लिए हमें जर्क देने पड़ते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर को, ताकि वो इस किंक को क्रॉस कर सके। राइट, ये किंक जो है ये प्रिवेंट कर देता है कि ये जो मर्क्यूरी जहां तक पहुंचा हुआ है उसको ये वापस गिरने नहीं देता। ये किंक एक टर्न है जो मर्क्यूरी को वापस आने से रोकता है। इसलिए अगर बॉडी टेम्परेचर मेजर किया थोड़ी देर बाद भी अगर हम उसे देखें तो हमें वही दिखाई देगा जितना बॉडी में टेम्परेचर है। इट प्रिवेंट्स मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। ये किंक जो है हेल्प करता है कि मर्क्यूरी लेवल अपने आप से नीचे नहीं गिरता। अब देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मर्क्यूरी इन थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के अंदर मर्क्यूरी यूज होता है। मर्क्यूरी जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंस है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इट इफ अ थर्मोमीटर ब्रेक्स। उसको किस तरह से कहाँ डालें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर टूट जाता है वो मर्क्यूरी का थर्मोमीटर तो मर्क्यूरी को कहाँ डिस्पोज ऑफ करना है, कहाँ फेंकना है, ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर इसको कोई एनिमल वगैरह गलती से खा जाए तो वो मर सकता है। दीज डेज डिजिटल थर्मोमीटर आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज मर्क्यूरी। तो इसके लिए आजकल डिजिटल थर्मोमीटर यूज हो रहे हैं जिसके अंदर मर्क्यूरी का यूज नहीं होता। ये पोर्शन यहाँ खत्म होता है। अब एक नया पोर्शन शुरू होता है ट्रांसफर ऑफ हीट का, कि हीट किस तरह से ट्रांसफर होती है। हीट के ट्रांसफर होने के 3 तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। एक एक करके हम इसको समझते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन फ्लेम। फ्लेम पे रखो तो फ्राइंग पैन गर्म हो जाता है। इट इज बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। फ्लेम से यूटेंसिल तक हीट पहुंच जाती है। व्हेन द पैन इज रिमूव्ड फ्रॉम फायर, फायर में से जब पैन हटा लिया, इट स्लोली कूल्स डाउन, धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है। तो वो हीट कहाँ चली गई, वो कूल कैसे हो गया? हीट जो है ट्रांसफर हो जाती है पैन से सराउंडिंग्स में। सराउंडिंग एयर जो है वो ले लेती है उस हीट को। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। हमेशा हीट का ये रूल है कि हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रैवल करती है। जैसे फ्लेम ज्यादा गर्म थी यूटेंसिल ये देखते हुए तो वो यूटेंसिल की तरफ ट्रैवल कर गई। अब पैन ज्यादा गर्म था सराउंडिंग के देखते हुए तो पैन में से हीट निकल के ट्रैवल कर गई और एयर में चली गई। इन फैक्ट इन ऑल द केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। हीट का ऐसे ही फ्लो होता है, हॉट से कोल्ड की तरफ हीट फ्लो करती है। हाउ डज हीट फ्लो? लेट्स इन्वेस्टिगेट। एक एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं कि कैसे हीट फ्लो करती है। एक रॉड ली हमने, फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल की, एल्यूमिनियम की या आयरन की, उसे उसके ऊपर फिक्स किए कुछ स्मॉल वैक्स पीसेस। उस रॉड पे वैक्स के पीसेस को पिघला के इसके ऊपर चिपका दिया। ठीक है, अलग अलग थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे इनको चिपका दिया। ठीक है, डू दीज पीस। अब उसके बाद इसको एक फ्लेम के ऊपर रखना है और एक क्लैंप से यहाँ पे इसको फिक्स कर लेना है। ठीक है, क्लैंप द रॉड टू अ स्टैंड। स्टैंड पे लगा दो। अगर स्टैंड नहीं है यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड इन बिटवीन ब्रिक्स। एक एंड को ब्रिक्स के बीच में लगा दो। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व। अब यहां से हीट दो उसको कैंडल से, तो क्या होगा? व्हाट हैपेंस टू द वैक्स पीसेस? वैक्स पीसेस को क्या होगा? अब यहां से जहां से फ्लेम लग रही है उस तरफ से हीट ट्रैवल करना शुरू करेगी और सबसे पहले जो नियरेस्ट वैक्स का पीस है वो नीचे गिरेगा। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद नेक्स्ट पीस नीचे गिरेगा, उसके बाद नेक्स्ट वाला और फिर नेक्स्ट वाला। दैट मीन्स हीट जो है वो ट्रैवल कर रही है, जहां से फ्लेम से इस स्ट्रिप में आ रही है उससे धीरे धीरे दूसरी तरफ फ्लो करती जा रही है हीट। ठीक है, अब इसके अंदर है विच पीस फॉल्स द फर्स्ट? द नियरेस्ट वन, जो नियरेस्ट वन है दैट फॉल्स फर्स्ट। डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड? यही होता है ना कि सबसे पहले जहां नियरेस्ट पॉइंट है वहां से ट्रैवल करना शुरू करती है अदर एंड तक। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन।
इस तरह से हॉट जो एंड है वहां से कोल्ड एंड तक जो ट्रैवलिंग है एक एक मॉलिक्यूल में पास होके जैसे हीट आगे बढ़ती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। इन सॉलिड्स, सॉलिड में क्या होता है, जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, ये कंडक्शन से ही पास होती है सॉलिड्स के अंदर हीट। डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजीली, क्या सारे सब्सटेंसेस कंडक्ट करते हैं हीट को आसानी से? नहीं, प्लास्टिक नहीं कंडक्ट करता, वुड नहीं कंडक्ट करती। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मेटालिक पैन फॉर कुकिंग हैज अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। कुकिंग पैन जो होता है मेटल का बना हुआ होता है, उसके हैंडल किसका होता है, वुड का या प्लास्टिक का लगा होता है, ताकि पकड़ने वाले का हाथ ना जले, क्योंकि कंडक्ट नहीं होता वुड में या प्लास्टिक में हीट। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? यस, हम उसको उठा सकते हैं हैंडल से, अगर वो प्लास्टिक का है या वुड का है तो उठा सकते हैं। अब एक एक्टिविटी 4.7, heat water in a small pan or beaker. Collect some articles such as steel, spoon, plastic scale, pencil divider. इन सबका एक एंड डिप कर दिया हॉट वाटर में, तो इसको चेक किया कि दूसरा थोड़ी सी देर बाद गर्म होता है कि नहीं। तो जितनी मेटल की चीज होगी वो तो गर्म हो जाएगी, दूसरा एंड गर्म हो जाएगा, बाकी प्लास्टिक और वुड की चीजें गर्म नहीं होंगी। ठीक है। द मटीरियल्स विच अलाउ टू द हीट टू पास थ्रू देम, जो मटीरियल अलाउ करते हैं हीट उनके थ्रू पास कर जाए इजीली, उनको हम कंडक्टर्स ऑफ हीट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर, ये सब कंडक्टर हैं हीट के। द मटीरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, जो अपने अंदर से अलाउ नहीं करते हीट को पास करना, उनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं, या ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कहलाते हैं, सच एज प्लास्टिक एंड वुड। पुअर कंडक्टर्स आर आल्सो नोन एज इंसुलेटर्स, इनको इंसुलेटर्स भी बोलते हैं। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। रिमेंबर दिस that air is a poor conductor of heat and water as well as water is also poor conductor of heat. Then how does the heat transfer take place in these substances? इन substances में heat कैसे transfer होगी? जैसे water और air तो conduct करते नहीं, अभी हमने देखा metal जो है उसमें conduct हो गई heat, एक सिरे से दूसरे सिरे तक heat पहुंच गई, लेकिन water और air अपने आप में अच्छे conductor नहीं है heat के, तो एयर और वाटर में हीट कैसे ट्रांसफर होती है? तो टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल टेक अ बीकर, fill it 2/3 with water, place it on a tripod or make some arrangement to place the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it. Like इस तरह से, जैसे नेक्स्ट पेज पे दे रखा है, इस तरह से ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर फ्लास्क लगा लो और उसके अंदर यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट के टुकड़े रख दिए बड़े ध्यान से कि वो हिले नहीं। ये पोटेशियम परमैंगनेट का कोई रोल नहीं है, बस सिर्फ एक रोल है कि ये कलर रिलीज करता है। तो इसमें जो भी मूवमेंट होगा वाटर का इसको हीट देने पे, तो वो हमें विजिबल हो जाएगा, हमें दिखाई दे जाएगा। अदरवाइज वाटर जो है वो ट्रांसपेरेंट है, तो उसके अंदर जो मूवमेंट हो रहे होंगे वो हमें क्लियरली दिखाई नहीं दे सकते, इसलिए हमने पोटेशियम परमैंगनेट यूज किया। ठीक है, ये इस तरह से लगाया, कैंडल उसके नीचे लगाई, वेट टिल वाटर इन फ्लास्क इज स्टिल, फ्लास्क के अंदर पानी बिल्कुल स्टिल हो जाए तो क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट उसके बॉटम पे रख दो, जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ, ताकि वो हिले नहीं। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग अ कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल, क्रिस्टल के नीचे कैंडल रखो और वो पानी गर्म होना शुरू होगा। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व। व्हेन वाटर इज हीटेड, होगा क्या, जब पानी गर्म होगा, द वाटर नियर फ्लेम गेट्स हॉट, फ्लेम के पास पानी गर्म हो जाएगा। हॉट वाटर राइजेस अप, जैसे हॉट एयर ऊपर उठती है वैसे हॉट वाटर जो है वो भी ऊपर उठेगा, और कोल्ड वाटर साइड्स में से उसकी जगह ले लेंगे। ये वाटर फिर हॉट हो जाएगा, जो इधर उधर साइड से आएगा, फिर वो ऊपर उठेगा। यानी हम इस पोटेशियम परमैंगनेट की हेल्प से देख सकते हैं कि जैसे ही फ्लेम यहाँ लगेगी तो यहाँ से पानी ऊपर की तरफ उठेगा, तो क्योंकि वो इस कलर को टच करके उठ रहा है तो हमें मूव करता हुआ ऐसे नजर आएगा, और इधर से पानी उसकी जगह लेगा, और जो पानी आ जाएगा इधर वो फिर गर्म होकर वो ऊपर उठ जाएगा, फिर इधर से और पानी आएगा वो गर्म होकर ऊपर उठ जाएगा। तो ये इस तरह से सर्कुलेशन चलता रहेगा जब तक ये पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। And water from the sides move down. This process continues till whole water gets heated. This mode of heat transfer is called convection. ये heat
ट्रांसफर का प्रोसेस कन्वेक्शन कहलाता है। कंडक्शन में ऐसे हीट एक से एक मॉलिक्यूल में पास होती है, जबकि कन्वेक्शन में हर मॉलिक्यूल आके यहाँ से हीट लेके ऊपर उठ जाता है, फिर दूसरे आते हैं मॉलिक्यूल्स, इस तरह से गर्म होते हैं। इसी तरह से एयर भी ऐसे ही गर्म होती है। अगरबत्ती जलते हुए देखी होगी, उसका धुआं कैसे जाता है, सीधा ऊपर जा रहा होता है, तो क्योंकि वो हॉट एयर है ऊपर की तरफ राइज करती है। तो एक इसके अंदर ये एग्जाम्पल इसके अंदर एक दिखाया एक्टिविटी कि एक कैंडल के ऊपर हाथ रखो, एक साइड में रखो, तो क्योंकि हॉट एयर राइजेस अप, तो क्या होगा, हीट ये ऊपर वाले हाथ पे फील होगी, साइड वाले हाथ पे फील नहीं होगी। तो हीट, इसका मतलब एयर भी इसी तरह से लेती है कि हीट होके एयर ऊपर चली जाती है और दूसरी एयर उसकी जगह ले लेती है, फिर वो गर्म होती है, वो ऊपर चली जाती है। तो कन्वेक्शन से ही एयर भी गर्म होती है, कन्वेक्शन के प्रोसेस से ही वाटर गर्म होता है। एक्टिविटी ऐसे समझा रखी है, लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड अदर इनसाइड ऑफ द फ्लेम। कौन सा ज्यादा हीट फील करेगा, ऊपर वाला। बी केयरफुल, कीप हैंड एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट बर्न। इस तरह से हाथ को थोड़ा सा दूर रखना है, ऐसा ना हो कि बर्न हो जाए। नोटिस करो कि towards top the air gets heated by convection, therefore the hand above the flame feels hot. On the sides, however, there is no convection and air does not feel as hot as at the top. ठीक है। The people living in coastal areas experience an interesting phenomena. अब इसी तरह से कन्वेक्शन, जो एयर गर्म होने का एक प्रोसेस होता है, उसके कारण कोस्टल एरिया, जो समुद्री किनारे के एरिया होते हैं, वहां पे एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखने को मिलता है कि समुद्री किनारे ना ज्यादा गर्म होते हैं ना ज्यादा ठंडे होते हैं। उसका रीजन क्या होता है, ड्यूरिंग द डे, जब दिन का समय होता है, तो लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर। लैंड और वाटर दोनों में से कौन ज्यादा जल्दी गर्म होगा, लैंड ज्यादा जल्दी गर्म होगा। तो लैंड के ऊपर की जो एयर होगी, एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप, वो गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी। और कूलर एयर फ्रॉम सी रशेस टुवर्ड्स द लैंड, और उसकी जगह लेने के लिए जगह खाली होगी, तो वो सी की तरफ से लैंड की तरफ हवा आ जाएगी, वो ज्यादा ठंडी होगी। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल, और सी के ऊपर से हवा कम हो गई तो वो वार्म एयर उस तरफ सी की तरफ मूव कर जाएगी। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज, सी की तरफ से जो हवा आती है उसको सी ब्रीज बोलते हैं। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज, और ताकि इस ठंडी सी ब्रीज का मजा ले सकें, विंडोज ऑफ द हाउसेज एंड कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी। और कोस्टल एरियाज में विंडोज किस तरफ बनाई जाती है, समुद्र की तरफ फेस करती हुई। रात के समय एट नाइट इट इज एग्जैक्टली रिवर्स, उल्टा होता है। वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन लैंड, ठंडा होने में भी लैंड तेज होता है, लैंड जल्दी ठंडा होता है एज कंपेयर टू सी वाटर। सो कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, तब क्या होता है, सी के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और लैंड से सी की तरफ हवा चलती है। यानी दिन में लैंड के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, सी से लैंड की तरफ हवा चलती है। रात के समय सी का पानी ज्यादा गर्म होता है एज कंपेयर टू लैंड, तो सी के ऊपर से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और लैंड से सी की तरफ हवा चलती है, दैट इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। ठीक है, फिगर में इसका फिनोमेना ये दिखा रखा है कि दिन के समय यहां से लैंड जो है ज्यादा गर्म है तो हवा ऊपर उठ जाती है, उसकी जगह लेने के लिए सी की तरफ से सी ब्रीज आ जाती है। रात के समय उल्टा होता है, सी का पानी गर्म होता है, वहां से हवा ऊपर उठती है तो लैंड की तरफ से पानी इधर आता है। तो एक तरह से साइकिल ऐसे चल जाती है वाटर की, ये दिन के समय इस डायरेक्शन में, रात के समय इस डायरेक्शन में। When we come out in sun, सन में जब हम आते हैं हमें गरम लगता है। How does the heat from the sun reach us? अब सन से हीट हमारे तक कैसे पहुंचती है? बीच में तो कोई मीडियम भी नहीं है, क्योंकि सन और अर्थ के बीच में बहुत बड़ी स्पेस है और स्पेस के अंदर एयर भी नहीं है, तो ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे होता है? इट कैनॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन, तो ये ना कंडक्शन हो सकता वहां पे, ना कन्वेक्शन हो सकता, एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस के अंदर ना तो कंडक्शन हो सकता ना कन्वेक्शन हो सकता। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस, एक और तीसरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारे पास सन की हीट पहुंचती है, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। रेडिएशन मतलब एक हीट किया हुआ ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट जो है अपना जो हीट को इधर उधर फेंकता है,
उसके बीच में कोई मीडियम हो चाहे ना हो, तो इसको हम रेडिएशन बोलते हैं। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट, मीडियम है चाहे नहीं है। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ रूम हीटर के सामने बैठ के आप इस चीज को फील कर सकते हो। वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस, तो सीधे से हीटर से आपके पास जो आ रही होती है हीट, वो है रेडिएशन से। A hot utensil kept away from flame cools down as it transfer heat to the surrounding by radiation. किसी गर्म यूटेंसिल को आपने नीचे रखा गया फ्लेम से उतार के, तो फिर थोड़ी देर बाद उसकी हीट कम हो जाती है, ठंडा हो जाता है वो, तो वो हीट को रेडिएट कर देता है सराउंडिंग में। Our body too gives heat to the surroundings. हमारी बॉडी भी रेडिएट करती है हीट सराउंडिंग में and receives heat from it by radiation, और सराउंडिंग से रेडिएशन से हीट गेन भी करती है। All hot bodies radiate heat. जितनी भी बॉडीज गर्म होती हैं वो रेडिएट करती हैं हीट को। When this heat falls on some object, किसी ऑब्जेक्ट पे ये हीट पड़ती है, a part of it is reflected. हीट का एक पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, a part is absorbed. एक पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, and a part may be transmitted. और एक पार्ट दूसरे में ट्रांसमिट हो जाता है। The temperature of object increases due to the absorbed part of the heat. और कोई भी चीज जब गर्म होती है तो वो किस लिए गर्म होती है कि उसने कितना एब्जॉर्ब करी वो हीट। Why are you advised to use an umbrella when you go out in sun? सन में जब जा रहे होते हैं तो एक अम्ब्रेला लेके जाते हैं। अम्ब्रेला ले जाने से क्या होता है, अम्ब्रेला अगर लगाओगे तो अम्ब्रेला के ऊपर जो सन की हीट पड़ेगी वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी, वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। तो काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर, इसका भी एक रीजन होता है समर और विंटर में क्लोथ्स हम कैसे पहनते हैं। यू नो दैट समर we prefer light colored clothes and in winter we usually wear dark colored clothes. समर में लाइट कलर्ड और विंटर में डार्क कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं। Why is it so? Let's find out. Take two identical tin cans. एक जैसे दो टिन कैंस लिए, एक को पेंट कर दिया आउटर सरफेस ब्लैक और दूसरे को व्हाइट। इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ले लिया और उन दोनों को छोड़ दिया मिड डे सन में अबाउट 1 घंटे के लिए। मेजर करो दोनों का टेम्परेचर, दोनों कैंस का टेम्परेचर। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर? डेफिनेटली देयर विल बी अ डिफरेंस। ब्लैक कलर वाला जो है वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि ब्लैक कलर ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, और व्हाइट कलर जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है हीट को। तो जितना कोई बॉडी एब्जॉर्ब कर रही होती है उतनी ही हीट उसके अंदर आएगी, जो रिफ्लेक्ट कर दी वो नहीं आएगी। तो व्हाइट कलर क्योंकि रिफ्लेक्ट ज्यादा करता है इसलिए उसकी हीट कम होगी एज कंपेयर टू डार्क वाला ब्लैक कलर। इन विच कैन इज वाटर वार्मर? कौन से में ज्यादा वार्म होगा? यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन टू कैंस। दोनों कैन को टच करके तुम वैसे ही बता सकते हो, राइट? तो इसके अंदर ब्लैक वाले के अंदर ज्यादा गर्म हो जाएगा क्योंकि ये क्या एक्टिविटी शो करती है कि ब्लैक कलर ज्यादा एब्जॉर्ब करता है हीट को। एक ये बॉक्स पढ़ते हैं हम, वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी एज फ्यूल एंड फ्यूल लाइक कोल एंड वुड टू कीप आवर हाउसेस कूल और वार्म। गर्म रखने के लिए तो हम ये कोयला या वुड यूज करते हैं। Is it possible to construct building that are not affected much by heat or and cold outside? क्या हम कोई एक ऐसा तरीका लगा सकते हैं कि बिल्डिंग को हम इस तरह से बनाए कि बाहर की ठंड या गर्मी का प्रभाव ना पड़े? ऐसा हो सकता है कि हम आउटर वॉल्स ऑफ बिल्डिंग को बनाएं इस तरह से कि एयर ट्रैप हो जाए, बीच में लेयर ऑफ एयर हो। तो अगर एक एयर की लेयर होगी तो एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो वो ना बाहर की हीट को अंदर आने देगा ना बाहर की ठंडक को अंदर आने देगा। तो वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू यूज हॉलो ब्रिक्स। तो एक तरीका ऐसा होता है कि आउटर वॉल्स में हम हॉलो ब्रिक्स लगा देते हैं जिनके अंदर एयर होती है। तो एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो उससे एयर हीट इधर उधर नहीं जा पाती। तो ऐसे घर सर्दी में गर्म रहते हैं और गर्मी में थोड़े ठंडे रहते हैं एज कंपेयर टू अदर हाउसेस। अब एक और एक्टिविटी है, फिल 2 cans used in activity 10 with the same amount of hot water at the same temperature. Same temperature जैसे 60 डिग्री सी दोनों में ले लिया। Leave the cans in the room or in shade. इसको रूम में छोड़ो या शेड में छोड़ो, फिर नोट करो टेम्परेचर आफ्टर 10 to 15 minutes. Does the temperature of water in both cans fall by the same amount? क्या सेम अमाउंट में ये दोनों का टेम्परेचर फॉल करेगा? एक चीज ये ध्यान रखने वाली है कि डार्क कलर जो है एब्जॉर्ब भी ज्यादा करता है हीट को और रेडिएट भी करता है हीट को। रेडिएट करना मतलब अपने हीट इसकी कम जल्दी होती है, ब्लैक कलर ज्यादा जल्दी रेडिएट करता है हीट को। तो इसीलिए जो कार के रेडिएटर्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स होते हैं, वो ब्लैक कलर के बने होते हैं ताकि वो ज्यादा गर्म ना होने पाए। गर्म होने पर ब्लैक कलर जो है
वो रेडिएट करता है फास्टर एज कंपेयर टू अदर कलर्स। डू दीज एक्टिविटीज सजेस्ट to you the reason why is it more comfortable to wear white and or light colored clothes in the summer and dark colored clothes in winter? इससे ये क्लियर हो गया ना कि डार्क कलर हम विंटर में क्यों पहनते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा सन की हीट को एब्जॉर्ब करे और हमें वार्म रखे, और व्हाइट कलर या लाइट कलर क्लोथ्स हम समर में इसलिए पहनते हैं ताकि ज्यादा पोर्शन जो हीट का पड़े वो रिफ्लेक्ट हो जाए, एब्जॉर्ब कम हो। डार्क सरफेस जो है एब्जॉर्ब करते हैं मोर हीट को, देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क क्लोथ्स इन विंटर। लाइट कलर जो है वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं जितनी हीट उसके ऊपर गिरती है, इसलिए हम ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं समर में लाइट कलर क्लोथ्स को पहनकर। अब वुलन क्लोथ्स की बात और है कि ये हमें वार्म कैसे रखते हैं विंटर में। वुलन क्लोथ्स हम क्यों यूज करते हैं? वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वूल पुअर कंडक्टर है हीट का। क्यों? मोरओवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर। वूल फाइबर के बीच में एयर बड़े सारी ट्रैप हो जाती है। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू कोल्ड सराउंडिंग। वो एयर जो है, एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वो बॉडी हीट को एस्केप नहीं करने देती है और हमें वार्म रखती है। सपोज यू आर गिवन अ चॉइस इन विंटर ऑफ चूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट्स जॉइंड टुगेदर। एक थिक ब्लैंकेट की चॉइस मिले कि एक या तो एक थिक ब्लैंकेट ले लो या दो उसके आधे आधे थिन ब्लैंकेट्स ले लो और उनको ज्वाइन कर लो इकट्ठे। तो कौन सा वाला ज्यादा गर्म रख पाएगा, थिक वाला या दो पतले थिन ब्लैंकेट्स? दो थिन ब्लैंकेट्स ज्यादा गर्म रख पाएंगे क्योंकि उन थिन ब्लैंकेट्स के बीच में एक एयर की लेयर आ जाएगी। जो एयर बैड कंडक्टर है हीट का, तो वो बॉडी हीट को एस्केप नहीं करने देगी। व्हाट डू यू चूज एंड व्हाई? राइट, ये हमें पता चल गया कौन सा चूज करना है। दो थिन ब्लैंकेट्स, क्योंकि वो बेटर इसलिए रहेंगे क्योंकि उनके बीच में एक थिन एयर की लेयर आ जाएगी। रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर बिटवीन द ब्लैंकेट्स। उस वो लेयर ऑफ एयर जो है वो हमें ज्यादा वार्म रखेगी, बॉडी हीट को एस्केप नहीं करने देगी। एक हमारा बॉक्स ऊपर छूटा था जिसके अंदर सिर्फ ये दे रखा है टेम्परेचर रीडिंग के टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। इन एडिशन टू प्रिकॉशन नीडेड व्हाइल रीडिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या होना चाहिए कि वो सीधा होना चाहिए, टिल्टेड नहीं होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो सही टेम्परेचर नहीं बताएगा। बल्ब जो है सराउंडेड होना चाहिए हर तरफ से उसी सब्सटेंस से जिसका हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, और बल्ब ना तो टच कर रहा हो सरफेस को ना साइड्स को, कंटेनर की बेस को ना टच कर रहा हो ना साइड्स को। और एक और क्लिनिकल थर्मोमीटर की ये थी प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। थर्मोमीटर एक तो वॉश कर लेना चाहिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। दूसरी चीज कि मर्क्यूरी लेवल 35 डिग्री सी से नीचे जा चुका है या नहीं। अगर ऑलरेडी वो ऊपर होगा तो किसी का टेम्परेचर हाई भी नहीं है तो भी वो हाई दिखा देगा, क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक की वजह से जब तक हम जर्क नहीं देते तब तक मर्क्यूरी नीचे नहीं जाता। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। अपनी नजर के सीध में रख के उसको रीड करना चाहिए, नहीं तो गलत रीड कर सकते हैं हम। हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर। उसे केयर के साथ पकड़ना है क्योंकि वो ग्लास का बना हुआ है, अगर हिट कर दिया हार्ड ऑब्जेक्ट है तो इट कैन ब्रेक। डोंट होल्ड थर्मोमीटर बाय बल्ब व्हाइल रीडिंग इट। रीड करते में अगर आपने बल्ब को होल्ड कर लिया अपने हाथ से तो वो उस हीट का इफेक्ट उसके ऊपर आएगा। अगर हाथ ज्यादा गर्म है तो वो उसके अंदर मर्क्यूरी और एक्सटेंड कर सकता है। राइट, so this was the chapter. I hope it is clear to you now. Thank you.